हेलो एवरीवन। देखिए हमारे पास जो आज का चैप्टर है 9th क्लास का चैप्टर है और लेसन है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो हमारी ज्योग्राफी है उसको भी कवर करता है, उसमें भी आता है हमारे पास, और साइंस में भी आता है। साइंस की 9th क्लास में भी है और 11th की जो फिजिक्स की बुक है उसमें भी ये टॉपिक है हमारे पास। और टॉपिक है हमारा केपलर्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है केपलर लॉ। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए। एक बेहतरीन ट्रिक के साथ हम आपको चैप्टर से रूबरू कराएंगे केपलर लॉ, और आप अपनी लाइफ में इसको कभी भूलोगे भी नहीं। और है भी ये इम्पोर्टेंट। केपलर लॉ हमारी सृष्टि के साथ जुड़ा है, हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में जानकारी देता है, इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देता है केपलर लॉ। और जो हमारे न्यूटन साहब थे उन्होंने भी केपलर का जो थर्ड लॉ था उसको यूज किया था। इसका मतलब केपलर लॉ न्यूटन लॉ के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट बेस रहा है। हालांकि वो इतने सक्सेस नहीं हुए, लेकिन फिर भी उनका जो लॉ है आज भी मायने रखता है। और वो किस तरह से उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन की थी, किस तरह से इसका वर्णन किया था, तो आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। हमारे पास जो है केपलर्स लॉ, देखिए इसमें हम कई पॉइंट जो है कवर करके चलेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, तब तक हम देते हैं आपके साथ। और आपका ही ये चैनल है physics.edu.rajendra। चैनल को लाइक भी कीजिए प्यारे बच्चों, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो ये आज का टॉपिक है केपलर्स लॉ। देखिए ग्रहों की जो स्थिति है उसकी व्याख्या करना कोई आसान काम नहीं है। हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, भारतीय वैज्ञानिक हैं, उन्होंने तो काफ़ी पहले ग्रहों की स्थिति का काफ़ी वर्णन किया है, लेकिन प्रैक्टिकल उसके लिए ज़रूरी है। जब भी कोई लॉ बनता है, फिजिक्स में लॉ बनता है, साइंस में लॉ बनता है, तो जब तक हम उसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे या कोई तथ्य ऐसा नहीं प्रस्तुत करेंगे जो सभी के लिए सत्य हो, तब तक हम उस पर नहीं विश्वास कर सकते। ग्रहों की जो गति की व्याख्या करने के लिए केपलर ने कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि न्यूटन ने ही हमें जो है ग्रहों की गति के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में पूरा ज्ञान दिया था। और सूर्य के बारे में भी उसने हमें काफ़ी जानकारी दी। न्यूटन ने जो केपलर का थर्ड लॉ था, तीसरा नियम था, उसका उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में प्रयोग किया था, यूज किया था उसका। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के साथ घटता जाता है। देखिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता जाता है। वैसे भी जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा होगा, जो हमारा फोर्स लेते हैं जब इसमें गुरुत्वाकर्षण बल में, वो हम क्या लेते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये इसकी डेफिनेशन है। मतलब जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी ना, तो बल भी कम होता जाएगा, और जितनी नज़दीक होंगे हम, इसका मतलब दूरी भी कम है हमारे पास। तो इसको हम एक सरल तर्क इस प्रकार का है, हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ भी रहे हैं, हम शुरू से पढ़ रहे हैं, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास से पढ़ रहे हैं कि जो हमारे प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उनकी कक्षाएं जो हैं वृत्ताकार होती हैं। देखिए इस तरह से आप फिगर में देखिए ध्यान से, ये हमारे प्लैनेट दिए गए हैं, ये सन है हमारे पास, जो सभी ग्रहों के लिए जो है एक सेंटर बिंदु का काम करता है, केंद्रीय बिंदु का काम करता है। सभी प्लैनेट इसके चारों ओर जो है एक वृत्ताकार चक्कर में इस तरह से प्लैनेट जो है सभी मूव करते हैं। देखिए ये दिखाया गया है, सारे के सारे जो पथ हैं इनके सभी के वृत्ताकार पथ हैं। देखिए ये भी वृत्ताकार पथ है हमारे पास, ये भी वृत्ताकार पथ है, और ये भी वृत्ताकार है, ये भी वृत्ताकार है। तो ग्रहों की कक्षाएं क्या हैं, वृत्ताकार होती हैं। कक्षाएं का मतलब उसकी जो पोजीशन है, जिस तरह से वो उसके अंदर घूमता है, उसके सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो वो कौन सा पथ है हमारे पास, वृत्ताकार पथ का है। देखिए अब हम केपलर लॉ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें मान लेते हैं कि कक्षीय वेग v, मतलब जो प्लैनेट घूम रहे हैं उसका वेग v है, v वेग से वो घूम रहे हैं, और जो हमारे ग्रह की कक्षा की जो त्रिज्या है वो r है।
तब परिक्रमा करते हुए ग्रह पर लगने वाला बल। अब ये केपलर लॉ की बात करते हैं हम। देखिए कहता है मान लो कोई प्लैनेट है या कोई भी नॉन प्लैनेट कुछ भी हो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है, मान लो उसका कक्षीय वेग यदि हम v मान लेते हैं और उसकी जो त्रिज्या है उसको r मान लेते हैं, कई बार हम कैपिटल R भी ले लेते हैं, स्मॉल r भी लेते हैं और कई बार d भी ले लेते हैं। देयर इज नो एक्सक्यूज इन दिस केस, यू कैन टेक एनी ऑफ देम, आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। हमें बात क्या है, हमारे पास सिर्फ नाम त्रिज्या रहना चाहिए, ठीक है ना। तो त्रिज्या को आप r लिखिए, d लिखिए, x लिखिए, y जो भी मर्जी लिखिए, लेकिन है वो त्रिज्या। देखिए जब हमारे केपलर साहब आए तो उन्होंने जो हमारे पास केपलर का प्रथम नियम यानी कि जिसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, केपलर के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर, देखिए जो केपलर कहता है, इस जो फर्स्ट लॉ है वो कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है। मतलब दीर्घ का मतलब बड़ी, बहुत बड़ी वृत्ताकार कक्षा है ये, यानी कि लाइन है एक तरह की, उसमें गति करता है, जैसे अभी पिछले चित्र में देखा था। तथा सूर्य ग्रह एक फोक्स या नाभि बिंदु पर स्थित होता है। देखिए ये कहते हैं या तो फोक्स पर होगा या नाभि पर होगा। जब सूर्य सेंटर पर होता है बिल्कुल, फिर तो हम फोक्स बोलते हैं, और जब सेंटर पर ना हो तो हम क्या बोलते हैं, उसको नाभि बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारे प्लैनेट दिखाए गए हैं, ये हमारा जैसे सन है, सूर्य है, देखिए ये क्या है, हमारे सेंटर बिंदु है। और उसके बाद हमारे पास ये मरकरी है, यानी कि जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। ये हमारा क्या है, शुक्र ग्रह जिसको हम वीनस बोलते हैं। ये देखिए थर्ड नंबर पर हमारी अर्थ है, पृथ्वी है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट इस तरह से जो हमारे प्लैनेट जो दिखाए गए हैं हमारे, तो आप फिगर को ध्यान से देखिए, तो आप जो है वीडियो को स्टॉप करके भी आप ध्यान से इसको देख सकते हैं और इनको यहाँ से आप याद भी कर सकते हैं, तो किस तरह से हमारे जो प्लैनेट वर्क करते हैं। ये देखिए शुक्र दिखाया गया हमारे पास, और ये क्या है, अर्थ आ गई हमारे पास, और ये क्या है, मंगल ग्रह है, ये क्या है हमारे पास, बृहस्पति है। तो इस तरह से ये देखिए स्पेस में जो है काफ़ी कुछ दिखाए गए हैं, एस्टेरॉयड दिखाए गए हैं, सिर्फ स्पेस ट्रैवल दिखाई गई है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो किस तरह से फैला हुआ है। देखिए अब हम आगे की बात करते हैं, इसको आपने लर्न कैसे करना है, ट्रिक क्या है इसको लर्न करने की। देखिए यदि आपको ग्रहों के नाम याद नहीं होते लगातार, तो हम आपको एक ट्रिक देते हैं। तो ट्रिक लगातार मतलब कंटिन्यू, नंबर 1 ये है, नंबर 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे, किस तरह से आप याद करेंगे। ये जो वर्ड है ये याद कर लीजिए। अब देखिए जो ये सेंटेंस है, वाक्य ये दिया गया, इसको याद कर लीजिए, यानी कि माई वेरी एक्सलेंट मोम जस्ट सर्व अस नूडल्स इन प्लेट। ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए, माई वेरी एक्सलेंट मोम जस्ट सर्व अस नूडल्स इन प्लेट। तो लगातार आपके याद हो जाएंगे। जैसे मतलब हमारे पास ये माई है, देखिए माई का मतलब हम क्या लेके चलेंगे, माई का मतलब मरकरी यानी कि बुध ग्रह, ठीक है। पहला अक्षर यूज़ करेंगे हम, दूसरा अक्षर नहीं यूज़ करेंगे। वी का मतलब वेरी यानी कि वीनस, फर्स्ट अक्षर यूज से शुरू करेंगे, यानी कि शुक्र ग्रह। ई एक्सीलेंट वर्ड से यूज़ करें तो ई का मतलब हमारी अर्थ हो जाएगी, यानी कि पृथ्वी बोलते हैं जिसको, पृथ्वी, पैरों में री की मात्रा हमारे पास। मोम यानी कि एम यूज करेंगे, और ये कहते हैं मार्स होता है, यानी कि मंगल ग्रह होता है। जे जस्ट, जे में हम जुपिटर यूज करेंगे, जे फिर हम जो यानी कि जुपिटर जिसको हम बृहस्पति भी बोलते हैं। और एस का मतलब हम क्या लेंगे, सैचरन लेंगे, ठीक है। एस का मतलब क्या लेंगे, सैचरन लेंगे। फिर हमारे पास क्या है, यू, और यू का मतलब क्या लेंगे हम, यूरेनस। देखिए यू का मतलब क्या लेंगे, यूरेनस, यू का मतलब यूरेनस। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नूडल्स, क्या है, नूडल में हम क्या लेंगे, एन से क्या बन जाएगा, नेपच्यून, क्या बन जाएगा ये, नेपच्यून यानी कि वरुण। और लास्ट में हमारे पास प्लेट है, तो ये प्लेट से प्लेट ही ले लिया, इनके प्लूटो बन गया हमारे पास यम। ये आजकल ग्रहों की श्रेणी में नहीं है, लेकिन हमने आपको याद करने की ट्रिक्स दी है। तो जो हमारा प्लूटो है वो आज ग्रहों की श्रेणी में नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं हम, केपलर का दूसरा नियम। देखिए केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, पहले डेफिनेशन देख लीजिए। जानते हैं प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। देखिए कहता है भी वेग नहीं बदलता किसी भी ग्रह का, वो फिक्स है, नियत है, उसकी जो है एक वेलोसिटी है अपनी। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जब सूर्य ग्रह के निकट आ जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, तथा जब सूर्य ग्रह से दूर जाता है तो उसका वेग
कम हो जाता है। पॉइंट नोट कर लीजिए, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम में जरूर आता है। जब ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसका वेग बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, तथा जब ग्रह सूर्य से दूर जाता है तो उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये दूसरा नियम था हमारे पास केपलर का। और देखिए केपलर का जब हम दूसरा नियम यूज़ करते हैं तो हमारे पास दो डेफिनेशन हो रहा है। देखिए ये बहुत अच्छी ट्रिक देंगे हम आपको, इसको अच्छे तरीके याद कर लीजिए। बच्चे जो हैं बिल्कुल भूल जाते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको जो है उपसौर और अपसौर में क्या डिफरेंस है, इसको क्या कहते हैं, नहीं पता होता। लेकिन आज आप देखिए उपसौर और अपसौर की जो हम डेफिनेशन आपको देंगे, एक ऐसी ट्रिक है हमारे पास, आप बिल्कुल याद रखेंगे। देखिए इंग्लिश में हम बोलते हैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है। यानी कि होते क्या है, ये किसी भी ग्रह, यानी कि ग्रह हमारा कोई भी हो, चाहे कोई क्षुद्र ग्रह हो, चाहे कोई धूमकेतु हो, कि अपनी कक्षा पर सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी है। न्यूनतम और अधिकतम दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, उपसौर और अपसौर बोलते हैं। देखिए पॉइंट अब हम क्लियर करते हैं किस तरह से हम इसको लेंगे। देखिए वह स्थान जहाँ से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक हो, जब से, देखिए ध्यान, जब सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है तो उसको उपसौर बोलते हैं। उपसौर क्या बोलते हैं, उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होती है तो उस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर बोलते हैं, सबसे नज़दीक होगी जब, ठीक है ना। तो देखिए ये फिगर दिखाएगा हमारे पास, ये देखिए सन है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें दो स्थितियाँ, देखिए ये देखिए यहाँ से हम देखें तो पृथ्वी सबसे नज़दीक है, और जब इस साइड से देखें दूसरी पोजीशन से, यानी कि जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे जो पृथ्वी सबसे दूर होती है, और ये नंबर 3 हमारा सूर्य है, ये पृथ्वी है। तो जब ये नज़दीक होती है तो ये कहलाता है उपसौर। क्या कहलाता है, उपसौर बोलते हैं। और ये 3 जनवरी को होता है। कितने को होता है, 3 जनवरी को होता है। कितने को होता है, याद रखिए 3 जनवरी को। शुरू में ही देखिए याद करने की ट्रिक क्या है इसमें, भी कब होता है, जनवरी सबसे पहला मंथ है तो सबसे पहले जनवरी में ही सबसे नज़दीक होती है, जनवरी में ही उपसौर सबसे नज़दीक होता है हमारे पास, ध्यान से देखिए। और नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, वह स्थान जहाँ से सूर्य से दूर होते हैं ग्रह, यानी कि ग्रह सूर्य से सबसे दूर होता है, उसको अपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपसौर। अब मैंने दूर चला गया ये मान के लीजिए, अब का मतलब हम ऊपर लेते हैं ना, तो अपसौर यानी कि पीलीन। जब पृथ्वी जब सूर्य के सबसे अधिक दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं। वही फिगर हमारा, जो फिगर हमारे पास वही सेम है। देखिए ये अब हमारी पृथ्वी जो इससे काफ़ी दूर है, सबसे दूर पॉइंट यही है, तो ये हमारा अपसौर हो गया। और ये क्या था हमारे पास, उपसौर था, यानी कि जो नज़दीक का पॉइंट है। और ये 4 जुलाई को होता है। कितनी जुलाई को होता है, 4। अब देखिए याद करने की ट्रिक हमारे पास, वो जब हमने लिया था वो कितने का, 3 जनवरी का था, और ये कितने का है, 4 जुलाई का है। देखिए डेट तो सेम है हमारी, एक 3 और एक 4 लगातार। 3 नज़दीक है तो नज़दीक वाला, यानी कि कौन सा बन जाएगा, उपसौर। अब 4 जो है दूर है, एक से काउंटिंग देते हैं ना, 1 2 3, 3 पहले आ गया तो आप उपसौर मानेंगे। क्या मानेंगे, उपसौर। फिर 4 बाद में आता है तो आप क्या मानेंगे, अपसौर मानेंगे। देखिए डेट में आप कन्फ्यूज मत होना। दूसरा तरीका देखिए ध्यान से, अब मंथ कैसे याद करेंगे। देखिए जनवरी पहले आता है, जनवरी पहले आता है तो उपसौर नज़दीक, और जुलाई बाद में आता है तो क्या लेंगे, अपसौर। तो ये है हमारी छोटी सी ट्रिक इसको याद करने की। अब देखिए केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इसकी हम देखिए कैसे से, देखिए पहले दोबारा नोट कर लीजिए। केपलर के दूसरे नियम के अनुसार सूर्य तथा ग्रहों को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। देखिए हम इसको किस तरह से समझेंगे, पहले मान लीजिए, देखिए सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि हम A से B तक गति करने में लगा समय C से D तक गति करने में लगे समय के बराबर हो तो क्षेत्रफल OAB तथा क्षेत्रफल OCD बराबर होंगे। ये देखिए फिगर ध्यान से देख लिया ना फिगर। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल है हमारे पास OAB, ठीक है ना। तो ये हमारे पास O है और ये A है हमारे पास, ये यानी कि ये वाला क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होगा, OCD, यानी कि ये क्या है,
और डी, ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या था, यदि ए से बी तक गति करने में जो समय लगेगा और सी से डी में जो समय लगता है वो बराबर हो, जब समय बराबर होगा तो क्षेत्रफल भी क्या नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से जाने में यदि समय बराबर लगेगा तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए केपलर का तीसरा नियम जो मोस्टली एग्जाम में आता है, क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ग्रह सूर्य के चारों ओर जितने समय में एक चक्कर लगाता है, एक मतलब जैसे हमारी पृथ्वी जो है 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, उसकी बात हो जाएगी ना। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है लगभग, और जैसे बुध है वो थोड़े कम समय में लगाता है, तो अलग अलग ग्रह का अलग अलग टाइमिंग है। तो उस समय को ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं, नोट कर लीजिए, कई बार पेपर में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण काल होता है हमारे पास। क्या होता है, परिक्रमण काल, जिसको टी से लिखते हैं। अब ये कहता है जो परिक्रमण काल का वर्ग होगा, परिक्रमण काल का वर्ग यानी कि टी की 2 ग्रह की सूर्य की औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि टी की 2, क्लियर है ना, टी की 2 अनुक्रमानुपाती आर की 3, ये फार्मूला है हमारे पास, केपलर का थर्ड लॉ बोलता है। ये क्या बोलता है, केपलर का थर्ड लॉ। देखिए परिक्रमण आपको समझ में आ गया। परिक्रमण क्या है, जितने समय में कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है वो परिक्रमण काल कहलाता है। उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। तो हम लिखते हैं इसको, किस तरह से लिखेंगे, देखिए k इजिकल टू, यानी k बराबर है टी की 2 बटे में आर की 3, क्योंकि हमारे पास क्या था, फार्मूला क्या था, टी की 2 और ये आर की 3 था। तो जो ये हमारे पास सिंबल है अनुपात का, समानुपात का, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए के यूज़ कर लेंगे, इसलिए ये आ जाएगा। तो टी क्या है, यहाँ पर टाइम पीरियड है, किसी भी यूनिट में लो, आर क्या है, रेडियस है, किसी भी यूनिट में लो, के क्या है, केपलर कांस्टेंट हमारे पास। तो इसका प्रभाव यह होता है कि सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक दूर होगा। ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास केपलर लॉ था, उसने कहा कि सूर्य से अधिक दूर ग्रह का परिक्रमण काल भी अधिक होगा। मतलब देखिए बुध ग्रह जो है सबसे नज़दीक है, तो उसका परिक्रमण काल सबसे कम है, और लगातार वो बढ़ता जाएगा। जब लास्ट में यम और प्लूटो के पास आ जाएंगे तो उनका और बढ़ जाएगा। सूर्य के पास के ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है, जैसे सूर्य के सबसे पास ग्रह बुध है जो कितना हमारे पास 88 दिन है उसका परिक्रमण काल। सूर्य से सबसे अधिक दूर वरुण ग्रह हैं जिसका काल कितना है 165 वर्ष, इनके 165 साल में एक चक्कर पूरा करता है वो सूर्य के चारों ओर। क्लियर है पॉइंट। और मैथमेटिकली हम इस तरह से लिखेंगे, देखिए टी की 2 और आर की 3 अनुक्रमानुपात में लिखेंगे। और यदि हम जनरल फार्मूला हमारे पास ये चलता है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, T1 का स्क्वायर डिवाइड बाई T2 का स्क्वायर, इनके बटे में बराबर R1 का घन बटे में R2 का घन। देखिए मान लीजिए, अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं। किस तरह से डेरिवेशन करेंगे, बड़ा सिंपल है डेरिवेशन भी। मान लीजिए m वस्तु का द्रव्यमान है, कोई बड़ी वस्तु है, और m कोई छोटी वस्तु है, या हम कह सकते हैं m जो है पृथ्वी का द्रव्यमान है और m छोटा m क्या है, किसी भी दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है जो उसके ऊपर खड़ी है, बैठी है, जो भी कर दी, जैसे हम है मान लो। ठीक है, ये दो पिंडों की बात कर रहा है, तो दो पिंड में एक पृथ्वी ले लेते हैं, एक हम कोई भी वस्तु ले लेते हैं, अपने आप ही को लेके चलो, और एक दूसरे से d की दूरी पर है, या हम यहाँ पे लेंगे r की, क्या लेके चलेंगे, r की डिस्टेंस लेके चलेंगे, जैसा हम हमारे पास चित्र में दिखाया गया जो NCERT की बुक है। लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल मान लो F है, तो हम कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 4 पॉइंट हो गए। क्या कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। नंबर 1 तो हमने डिस्टेंस ले ली, बीच में r या d भी है, कोई चलो नो प्रॉब्लम। और मास दोनों का लेना पड़ेगा हमारे पास, m1 m2, या m बड़ा m और छोटा m कुछ भी ले सकते हैं। 2 पिंड हो गए हमारे पास, ठीक है ना। और फोर्स उनके बीच में कितना लग रहा है, आकर्षण बल कितना है, F। तो जो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशनल का, वो क्या बोलता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब जैसे एक बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ये मास m है और ये मास m छोटा m है,
इनके बीच में जो बल लगता है वो किसके बराबर होता है, बड़े एम और छोटे एम की गुणा होता है, बड़े एम और छोटे एम की गुणा। अगर इसको हम m1 मान ले, इसको m2 मान ले, तो m1 गुणा m2 भी हो सकता है, कई बुक में दिया गया है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये है हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इनके उल्टा, यानी कि उल्टा का मतलब जैसे 1/r की 2 लेके चलेंगे, ये होता है। इसका मतलब देखिए ये दिखाया गया फिगर हमारे पास, ये कोई हमारी पृथ्वी मान लो या कोई बड़ी वस्तु है, ये इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये छोटी वस्तु है, इसका द्रव्यमान कितना है, m है, और ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो केपलर लॉ के अनुसार हम क्या करेंगे, देखिए जो फोर्स माना हमने, फोर्स किसके डायरेक्टली समानुपात अनुपात है, यानी कि छोटा m और बड़े m का गुणनफल हो जाएगा। और व्युत्क्रमानुपात किसका है, 1/r की, यानी कि त्रिज्या का। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हमारी ये है और इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है। अब क्या करेंगे, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, जब दोनों को मिलाएंगे तो f हमारे पास क्या हो जाएगा, m/r²। यहाँ पे हम ये चिन्ह भी लेकर चल सकते हैं, और जो ये हमारे पास चिन्ह है समानुपात वाला, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, g, क्या आ जाएगा, g। और g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वाकर्षण का जो कांस्टेंट होता है उसको हम g बोलते हैं। देखिए हम इसके बाद आर पार गुणा करते हैं, ये जो r की 2 है हम यहाँ पे लेके आ गए, जब आर पार गुणा करेंगे ना तो जो r की 2 है ये f के साथ गुणा में आ गया, यानी क्या बच गया हमारे पास इस साइड में g/mm। क्लियर है पॉइंट। अब हमें सिर्फ g निकालना है, क्या निकालना है, g। तो ये साइड रह जाएगा और ये दोनों कहाँ गए, इस Fr² के नीचे आ गए। तो ये बन गया हमारे पास ग्रेविटेशनल का फार्मूला, जहाँ पे g क्या है, एक आनुपातिकता स्थिरांक है, और इसे जो हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक भी कहते हैं। तो जो हमारी समीकरण इक्वेशन नंबर 6 है, देखिए ये वाली इक्वेशन नंबर 6 है जो g वाली है, में बल दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक प्रतिस्थापित करने पर हमें g के SI मात्रक प्राप्त होंगे। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर की -2 आ जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं ना, देखिए फोर्स को हम किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं या किलोग्राम में, त्रिज्या को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और m द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो न्यूटन मीटर, मतलब देखिए ऊपर क्या आएगा n, और फिर क्या लेंगे हम, मीटर स्क्वायर। फिर क्योंकि दो हमारे पास त्रिज्या का स्क्वायर है ना, तो चलिए वहीं से बना देते हैं हम। कैसे बनाएंगे, देखिए फोर्स को न्यूटन में मापते हैं इसको, ठीक है, r की 2 को मीटर में मापेंगे, इसलिए मीटर की 2 आ गए, बटे में m, इसको और इसको हम किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो ये किलोग्राम की 2 हो जाएगा क्योंकि 2 बार है। तो ये बन गया इसका फार्मूला। अगर कभी फार्मूला बनाना हो तो ये तरीका होता है फार्मूला बनाने के लिए, न्यूटन मीटर की 2 पर किलोग्राम स्क्वायर। जो हेनरी कैवेंडिश थे, उन्होंने एक सुगराई तुला का उपयोग करके g का मान ज्ञात किया था, और g के वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देखिए ये याद कर लीजिए, 1 नंबर में बिल्कुल आ जाता है पेपर में, 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है, आपने पढ़ा है, न्यूटन का जो लॉ है, गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है भी हमारे ब्रह्मांड की एक वस्तु दूसरी वस्तु को वो खींचती है, भले ही हमें वो दिखाई ना दे, यानी कि उनके बीच में कोई ना कोई फोर्स तो काम कर रहा है हर टाइम। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का विकलन कीजिए। किस तरह से निकालते हैं, निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं कर सकते। देखिए क्योंकि ये को दूसरा बात देखिए, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मांड का सबसे कमज़ोर बल भी यही है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, बहुत छोटा बल है हमारे पास। ये इतनी इसमें ताकत नहीं है कि दूसरी वस्तुओं को खींच ले, लेकिन ये काम करता है। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वस्तुएं बड़ी हों या छोटी हों, चाहे खगोलीय हों चाहे पार्थिव, मतलब हमारे ब्रह्मांड का कोई भी कोना इस बल से बचकर नहीं रह सकता। अब देखिए व्युत्क्रम वर्ग क्या होता है, कई बार आ जाते हैं व्युत्क्रम का नियम। देखिए हमारा जो फोर्स है और जो त्रिज्या है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। इस कथन का अर्थ है कि यदि हम r को 6 से गुणा कर दें, ध्यान से नोट कर लीजिए, यदि हम r को 6 से गुणा कर दें तो f का मान 36वां भाग हो जाएगा। ये व्युत्क्रम क्रम का
गुणा है, ठीक है ना। यदि हम r को 6 से गुणा कर दें तो f का मान क्या हो जाएगा 36 में, मतलब हम वर्ग करके लेंगे, ठीक 36 होएगा ना, क्योंकि वो क्या है हमारे पास त्रिज्या का वर्ग है, तो त्रिज्या कितनी है r, और हमने वो क्या ले ली 6, तो वो 36वां भाग रह जाएगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण के सातवें नियम का महत्व क्या है, अब देखते हैं क्या क्या इसमें हमारे फायदे हैं। देखिए हमारी जो पृथ्वी है हमसे बंधी हुई, हमसे क्या सभी एक दूसरे से जो बंधे हुए, चाहे ग्रह हो, प्लैनेट हो, कोई भी वस्तु हो, वो इसी बल के कारण एक दूसरे के साथ बंधी हुई है। और देखिए पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जब हमारा ये पहला पॉइंट की क्लियर बात है सो आने की, भाई हर बॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, तो उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, बस सीधी सी बात है। यानी कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी इसी के कारण है, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति भी इसी के कारण है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाट आता है वो भी इसी के कारण होता है। तो ये था हमारा जो आज का चैप्टर था केपलर लॉ, और दूसरा हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और उसमें हमने उपसौर और महासौर भी पढ़ा, जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।